Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia, a regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. आज के इस सेशन के अंदर जो हमारा चल रहा है ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर, उसी के रिगार्डिंग MCQs हैं, अच्छे MCQs हैं. सो आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही साथ इन MCQs को अटेंड कीजिए सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट करने का अपने को मौका दीजिए, राइट? इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर. ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगी, इतना मुझे लग रहा है. सो आप अपनी तैयारी को रोको मत, डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को पूरा बूस्ट कर लीजिए कि एग्जाम जैसे ही आएगा आप पूरे तैयार बैठे होंगे. ठीक है. इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि ESIC की ये जो जितनी भी सीरीज चलती है इसकी PDF जो है, क्योंकि बहुत बार क्वेरी आ जाती है कि सर PDF नहीं मिल रही है या मुझे PDF चाहिए, PDF कहां से डाउनलोड करो. बहुत आसान है, जल्दी से जल्दी इस डेमोस्ट्रेशन को देखो कि कैसे कहां से मिलेगी. सबसे पहले तो मैं आपको एक बार जल्दी से जल्दी आपको बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, YouTube चैनल के अंदर गए. YouTube चैनल में हमारा जो अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी का प्लेटफॉर्म है, ये है हमारा YouTube चैनल अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी. इसके ऊपर क्लिक कर दिया. इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको कुछ रीसेंट वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ ऐसी वीडियोस जो कुछ कंटेंट वाली होती हैं जिसमें आप MCQ वगैरह देख रहे होते हैं. कुछ ऐसी होती है जो मेंटोरशिप होती है, कोई लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स वगैरह, तो उसकी तो PDF की कोई पॉइंट ही नहीं बनता. लेकिन जो कंटेंट वाली होती है जिसमें आपके MCQs वगैरह होते हैं या इंपॉर्टेंट कई बार कॉन्सेप्ट्स वाले MCQ पॉइंट्स होते हैं, तो उस केस में हमारा क्या है, उस केस में आपको PDF मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट. कैसे मिलती है ये बताता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी रीसेंट वीडियो हुई है मैम की. यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकदम फटाफट कूद जाएंगे. जैसे आप डिस्क्रिप्शन में गए, ये सारे लिंक्स हमारे होते हैं. अब इन लिंक्स पे यहाँ पे पहला लिंक है रजिस्टर फॉर डाउनलोड PDF. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपको क्लिक करने पे क्या मिलेगा, हमारा पोर्टल का इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा, सीधा वही जहां पे आपको PDF आराम से मिलेगी. आप ESIC की PDF लेना चाहते हैं, ESIC आपके सामने खुल चुका है, टॉप क्लास रेटिंग है, और क्या क्या लेक्चर्स आने वाले हैं, ये अपकमिंग लेक्चर्स हैं. दीज आर अपकमिंग वीडियोस जो सामने दिख जाती हैं. और ये लेक्चर वीडियोस वो हैं जो जा चुकी हैं, वॉज लाइव लिखा है. ठीक है. और देखिए ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए. 10-10, 12-12, 15-15 लेक्चर्स हर उसमें लगभग हो चुके हैं. सो इन कोर्सेज को, इन लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हैं. लेकिन आपको यहाँ पे PDF मिलेगा, कोर्स का कंटेंट मिलेगा. लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और वेल तरीके से तैयारी करनी है, टाइम अभी भी है, अभी भी टाइम है, महीने 2 महीने पड़े हुए हैं. What best you can do is you can go for our paid course. पेड कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, वेब नोट्स, PDF फाइल्स, MCQs, टेस्ट, मॉक टेस्ट. उसके अलावा आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे जो अच्छे खासे लेक्चर्स हैं जो डिजाइन किए हैं. और वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस मिलेगा. हर लेक्चर को आपको पता लगेगा कि किसका क्या लेक्चर है, कितने घंटे का है, कितना PDF है, कितना, सारी चीजें आपके मोबाइल फोन के अंदर एक्सेस आप कर पाएंगे. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया ESIC के रिगार्डिंग. एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ESIC के कुछ बच्चे EPFO का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने अभिपीडिया ने क्या काम किया है, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम हमने शुरू किया है. जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, देखिए चूज एग्जाम में गए, रेगुलेटरी बॉडी में EPFO चले गए. जैसे आप EPFO में लैंड किए, आपको जो है इस तरीके से, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जैसे ये EPFO का आने वाला है, थोड़ा बफर कर रहा है. ये देखिए EPFO आया. EPFO के नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक. मतलब आपने जो एग्जाम के लिए अपना जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले डैफ भरना पड़ता है UPSC का, वो आपने भरा होगा. वो डैफ आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे. अब उसको अपलोड करने के बाद आपका जो नाम, पता, ये सब एड्रेस, मतलब जो हमारे काम का होता है, दैट इज योर मोबाइल नंबर
एंड योर नेम, ताकि हम आपको बहुत आसानी से कांटेक्ट कर पाए या आपको मेल कर पाए, ठीक है। तो उसके थ्रू जैसे ही आपका सिस्टम में आ गया, वैसे ही हम लोग जल्दी से जल्दी आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दे देंगे और साथ ही साथ आपका मॉक सेशन कंडक्ट करवा देंगे, सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, राइट। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए ये चीज दी जा रही है, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं अपने सवालों के ऊपर। जो सवाल हमारे हैं, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा, सो देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पूरा प्रैक्टिस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, when the temperature increases the surface tension of the material, nothing will be affected, increases, decreases and spread। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा कि अगर सरफेस टेंशन, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो सरफेस टेंशन जो है मटेरियल का वो क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। कैसे एग्जाम्स में आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का कौन कौन से नेचुरल फिनोमेनास होते हैं, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। सो जनरली क्या है कि सरफेस टेंशन जो है वो मटेरियल की डिक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन ऑफ अ मटेरियल डिक्रीज हो जाएगी। इट इज ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सो जो मटेरियल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो लूज हो जाएंगी व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर जब होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा या डिक्रीज इन टेम्परेचर, वाइस वर्सा है। जब इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज, एंड जब डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, when there is decrease in temperature and vice versa आप देख सकते हैं। So basically more intermolecular forces मतलब क्या होता है, more surface tension। मतलब अगर ज्यादा intermolecular forces हैं, that means ज्यादा कब होंगी, जब temperature decrease होगा, ठीक है। तो surface tension भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डीप ब्लैक सॉइल is productive due to high proportion of what, sand, zinc, gravel, sand, zinc, gravel, calcium, clay and humus and silt and earthworm। आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगता है आपको। हाँ जी, ओके। नाउ द आंसर इज क्ले एंड ह्यूमस। ये शायद हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली ये दोबारा हो रहा है ये सवाल, तो आपको आंसर तो सही होना चाहिए। सो डीप ब्लैक सॉइल के अंदर वो प्रोडक्टिविटी इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे क्ले और ह्यूमस अच्छी मात्रा में हमें मिल जाते हैं, अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, कंपटीशन जो है लाइट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए या स्पेस के लिए इज मोस्ट सीवियर बिटवीन, कहां पे, किसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा, कहां पे, जहां पे न्यूट्रिशन, लाइट या स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन द डिफरेंट नीश, closely related organism growing in the same area or niche, distantly related organism growing in the same habitat या distantly related organism growing in the different niche, है ना। तो इसमें आप बता सकते हैं, इट इज वेरी लॉजिकल आंसर, बहुत समझने वाली चीज, मतलब सिंपल चीज हो जाएगी। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आपको लगता है। हाँ जी, बताइए।
ठीक है, सो आंसर तो आपको पता लग गया होगा, इट इज बी, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एक सेम एरिया में या सेम नीशे में वो ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दे विल फाइट फॉर, दे विल compete फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, राइट, they will fight, compete for light, nutrient and space, right. This question is very important, this question is very very important. Upper part of the sea or aquatic ecosystem contains what? Upper part जो है sea का या aquatic ecosystem का, उसमें आपको प्लैंक्टॉन्स देखने को मिलते हैं, नेक्टॉन देखने को मिलते हैं, प्लैंक्टॉन एंड नेक्टॉन देखने को मिलते हैं, या बेंथोस देखने को मिलते हैं, बेंथोस देखने को मिलते हैं। तो बताइए क्या आपको लगता है कि अपर पार्ट ऑफ द सी या एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ज्योग्राफी के साथ भी, ज्योग्राफी के साथ इन द सेंस कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ एरियाज में फिशिंग ग्राउंड्स जो होते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री बहुत स्टैब्लिश होती है कुछ कोस्टल रीजन्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअली प्लैंक्टॉन्स होते हैं, तो फिशेस जो होती हैं वो थ्राइव करती हैं प्लैंक्टॉन्स के ऊपर, राइट। सो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं जहां पर भी होते हैं लार्ज क्वांटिटी नंबर्स में, वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री थ्राइव करती है, क्योंकि फिशेस डिपेंडेंट ऑन प्लैंक्टॉन्स फॉर देयर फूड। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं एक्चुअली अपर पार्ट ऑफ द सी होते हैं, प्लैंक्टॉन्स आर दी अपर पार्ट ऑफ द सी, ये अपर लेयर में रहते हैं। बेंथोस जो होते हैं वो कहां पे रहते हैं? बी से बेंथोस, बी से बॉटम, बी से कहा? बी से बॉटम, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना, नेक्टॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवली स्विमिंग होते हैं, वाइल बेंथोस जो होते हैं लीड सीडेटरी लाइफ, मतलब बहुत ही स्लो वो मूव करते हैं, बहुत सिंपल होते हैं अपॉन द सी बॉटम में। मतलब इतना याद रखिए कि बेंथोस बॉटम में मिलते हैं, नेक्टॉन्स जो होते हैं बहुत एक्टिवली स्विम करते हैं, और ये जो है बॉटम, ये मीडियम वाले एरिया में होते हैं नेक्टॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं अपर वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। सो बेंथोस बॉटम में, प्लैंक्टॉन्स अपर पार्ट में, अपर वाटर में, एंड नेक्टॉन्स जो होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, एक्टिव स्विमर्स होते हैं। Which of the following instruments is based on Archimedes principle? Which of the following instrument is based on Archimedes principle? Galvanometer, hydrometer, ohmmeter या voltmeter? जल्दी बताइएगा, ठीक है। Which of the following instrument is based on Archimedes principle? It is a principle which is there in 9th standard book. जल्दी बताइए। हाँ, सो इट इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस तरीके का हाइड्रोमीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक सील्ड ये होता है, लॉन्ग नेक ग्लास बल्ब होता है इसमें, और इसमें लिक्विड होता है, लिक्विड मेजर करता है, और इसमें जो यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड which is based on Archimedes principle. So density of liquid को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए we have hydrometer, ठीक है। हाई बीओडी क्या है? हाई बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? इज इट हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन? Is it low level of microbial pollution, absence of microbial pollution? Your water is fully pure. Water is fully pure. ठीक है, जल्दी बताएंगे। Water is fully pure. हाँ जी, सबके सब आंसर आप दोगे। You have 10 seconds to answer this question. ठीक है, सो बीओडी हाई कब चाहिए होता है? कब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है? इट इंडिकेट सिंपली दैट हाई ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है,
simply indicates high level of microbial pollution. High level of microbial pollution. ठीक है, so high level of biological oxygen demand indicates high level of microbial pollution. अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, इस तरीके से कैसे हो सकता है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी डीकम्पोजिशन होता है ना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पानी के अंदर, तो उसको डीकम्पोजिशन को करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीकम्पोजिशन को करने के लिए आपको चाहिए होता है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो जितना ज्यादा वेस्ट एंड पॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली वो वेस्ट और पॉल्यूशन जो है उसको डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और उतनी ज्यादा अगर मात्रा बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, तो दैट मीन्स देयर बाय जो रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अदर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज अंडर द वाटर। मेरे कहने का मतलब इतना है, सिंपल याद रखिए, डीकम्पोजिशन करने के लिए, किसका डीकम्पोजिशन? वेस्ट हो गया, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स का डीकम्पोजिशन करने के लिए, पॉल्यूटेंट मटेरियल का डीकम्पोजिशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है, ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए ऑक्सीजन। किसको चाहिए? जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो डीकम्पोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकम्पोज करते हैं, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं डीकम्पोज करने के लिए, तो बाकियों के लिए ओशन में या वाटर बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड कम हो, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए होगा? अब चाहिए होगा कि हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, दैट शोज कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो यूज किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो बाकी जगह जो है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए हाई डिमांड ऑफ बीओडी हो जाता है व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ pollution. High level of pollution simply means high level of oxygen demand, right? चाहिए आपको, indicate करता है। Which property of the object determines whether the object will float or sink in the liquid? कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैरेगा या डूबेगा पानी के अंदर? इज इट सरफेस एरिया, इज इट रिलेटिव डेंसिटी, इज इट वॉल्यूम और मास? ठीक है, तो सरफेस एरिया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम है, या फिर मास है। ठीक है, सो आंसर बताइएगा, क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यू हैव 10 सेकेंड्स टू थिंक ऑफ इट। ठीक है, हाँ जी, देखिए इट्स वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वी इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट तब करेगा और सिंक तब करेगा, इट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड जहां पे वो उसको रखा गया है। ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्ट हायर डेंसिटी वाला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज विद द हायर डेंसिटी, किसके मुकाबले? लिक्विड के मुकाबले, जहां पे वो सबमर्ज है, तो वो आराम से वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट की हायर डेंसिटी है लिक्विड के मुकाबले, जिस लिक्विड में वो डाला जा रहा है, तो वो आराम से फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सबमर्ज है पानी के अंदर, उसकी लोअर डेंसिटी है देन द लिक्विड, देन ऑब्वियसली दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, राइट? चलिए, बैरोमीटर के अंदर व्हाट इज यूज्ड? व्हाट इज यूज्ड इन द बैरोमीटर? What is used in the barometer? Is it water? Is it water vapor? Is it liquid? No liquid or mercury? जल्दी बताइएगा। हाँ, so it is fourth option mercury। ठीक है, सो बैरोमीटर का काम क्या होता है? इट इज अ डिवाइस
यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमीटर में मरकरी को यूज किया जाता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑब्वियसली इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करके बहुत सारी चीजों को फोरकास्ट किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग में बहुत मदद करता है ये बैरोमीटर बाय डिटरमाइनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है अबाउट द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. It is missing at the extreme of north and south pole. Organisms are uniformly present in the biosphere and all of the above. ठीक है, सो आप बताएंगे कि बायोस्फीयर की इनकरेक्ट डेफिनेशन क्या है? इनकरेक्ट क्या चीज है बायोस्फीयर की? जल्दी बताइए। हाँ, तो आपको पढ़ते टाइम ही समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो कि बायोस्फीयर में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन बायोस्फीयर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तो नाम से ही, ये तो लाइन से ही, सेंटेंस से ही समझ आ गया। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली present in the biosphere. Organisms are not organisms are uniformly present in the biosphere. This is absolutely wrong statement. No, absolutely no. ठीक है, सो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी ऑब्वियसली बायोस्फीयर इज मिसिंग एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल में। यस, इट इज मिसिंग एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथो, हाइड्रो, एटमोस्फेयर. यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्चुरीज। एस्चुरीज जो होती है इज अ प्लेस जहां पे रिवर जो है फ्रेश वाटर मीट्स with the ocean water. So estuaries is a place where river fresh water meets with the ocean water. This area is highly productive. This area is highly productive. This area is highly unproductive. And all of the above. Which of the following statements are correct? जल्दी बताइए। हाँ, तो अब सामने ही दिख रहा होगा आपको कि दिस एरिया इज हाईली अनप्रोडक्टिव। नहीं, इट इज हाईली प्रोडक्टिव। इट इज हाईली प्रोडक्टिव एरिया। ठीक है, सो इफ इट इज हाईली प्रोडक्टिव एरिया तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा गलत है। तो अगर तीसरा गलत है तो ये दूसरा होना ही चाहिए सही। तो ये तो गलत हो गया, और ये हो सकता है ये भी गलत हो गया। अब दूसरा सही है, पहला सही है। एस्टरी, यस इट इज करेक्ट। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सी क्या है? सही आंसर होना चाहिए। आपने देखा होगा नर्मदा, तापी जो है, ये जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दे जनरली मेक एस्टुरीज। दे जनरली मेक एस्टुरीज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि उनका जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, और उस तरीके की टोपोग्राफी है, सरफेस है, जहाँ से वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरती हैं और ओशंस के साथ मिल जाती हैं। एट वॉट टेम्परेचर वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी? किस टेम्परेचर पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम तो लगाएंगे ही नहीं ऑब्वियसली। 16 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? जल्दी बताइए। एट वॉट टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी?
इट इज 4 डिग्री सेल्सियस एज वी ऑल नो. इट इज डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, सो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है मैक्सिमम होता है. तो आप क्यों होता है, ये थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, ये खुद पढ़िएगा. नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछेगा, कमेंट सेक्शन में हम लोग करेंगे इसको. द सीरियस हेल्थ हैजार्ड कॉज्ड बाय द रेडियो एक्टिव एमिशन इज व्हाट. तो रेडियो एक्टिव एमिशन जो होता है उसके वजह से कैसा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है. इज इट एनीमिया हो सकता है, अच्छा, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन हो सकता है, जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव हो सकता है. तो बात करें कि सीरियस हेल्थ हैजार्ड किस रेडियो एक्टिव एमिशन से क्या हो सकता है, तो ये 3 चीजें हैं. आप बताइए, आप बताएंगे कि क्या किस वजह से हो सकता है. जैसे जापान में फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर इमिशन हुआ था, फ्यूकुशिमा उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे इमिशन हुआ था, राइट. तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, रेडियो एक्टिव इमिशन होता है न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से. तो क्या क्या है इसमें, ऑब्वियसली इसमें ऑल ऑफ द अबव है. जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, होता है, लाइफ स्पैन जो है शॉर्टन हो जाती है, एनीमिया के भी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं. देखिए रेडियो एक्टिव एमिशन तब होता है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है ना. तो डिके होता है तो तब जो है इमिशन होते हैं चीजें. क्या इमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं उस सब्सटेंस से. ठीक है, और रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, और ये जो इमिशंस होती हैं इनकी फॉर्म होती है अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा होती है अपना, इनका अलग अलग तरीके से ये इम्पैक्ट डालती हैं हेल्थ के ऊपर. हैजार्डस सिचुएशन क्रिएट होता है. ठीक है, राइट. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं. कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं आप प्लीज पूछेगा. एंड जस्ट ट्राई टू, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, बिकॉज पता है क्या है, अभी आपका ESIC का जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता लगेगा. और अगर आप अपने आप को पूरा बूस्ट नहीं करेंगे, अभी आप ये लेक्चर्स देखिए और अच्छे से अच्छा तैयारी करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को पूरा बूस्ट रखिए, क्योंकि जैसे ही यूपीएससी ने कुछ अपडेट निकाल दी, वो अपडेट डेफिनेटली एग्जाम से रिलेटेड ये होगी कि आपके पास कुछ टाइम बचा है जल्दी से जल्दी, और उसके बाद आपको एग्जाम है तो उसमें ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं. तो आप मेक श्योर कीजिए अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखिए. अभी पीडिया के साथ जुड़िए. PDF का मैंने आपको बता दिया और EPFO इंटरव्यू का भी मैंने आपको बता दिया. थैंक यू. जय हिंद.